हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र 2020 में आप क्या देख रहे हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये जो कि टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें रिवीजन नोट्स भी है और उसके साथ क्वेश्चन जो है किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं तो पर 1990 से फरवरी 2020 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि विभिन्न टॉपिक पर आपको कराए जाएंगे। और ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि घटना चक्र पुस्तक है वो पूरे बढ़िया से अच्छे तरीके से ये आपको हर पार्ट को कवर कराएगा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो स्टूडेंट देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो है दो पार्टों में इसको हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो कौन कौन से दो भाग में इसको देखते हैं? संवैधानिक विकास जो था भारत का वो हुआ था, पहला हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है वो 1773 से लेकर 1853 तक इसका अधिनियम है। और जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है 1858 से लेकर 1947 तक। 1858 में क्या कैसे क्यों हुआ? तो 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, तब उसके बाद से ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कंपनी जो थी वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ले लिया गया था। तो 1858 से लेकर 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ही हमारे भारत का शासन था। और इसके अंतर्गत जो पारित अधिनियम है इसमें हम इसको इस पार्ट में पढ़ेंगे, दो पार्ट में इसको हम देखते हैं। तो कंपनी के अंतर्गत पारित नियम पहला देखते हैं। अभी कंपनी के अंतर्गत पारित नियम, जो कंपनी जो थी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अंतर्गत जो पारित अधिनियम है उसको हम इसमें देखेंगे। तो नोट्स देखिए पहले, नोट्स आपको बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है और नोट ध्यान देंगे, ये आपके टीजीसी और पीजीसी दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोट्स देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो 1773 में कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके द्वारा क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। तो 1773 में क्या किया गया था? तो गवर्नर को, किसके गवर्नर को? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। और इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य? तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और इनका कार्यकाल कितना साल रखा गया? 5 साल रखा गया। तो कितने सदस्यीय कार्यकारी का गठन किया गया? गवर्नर जनरल, किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए तो 4 सदस्यीय। और इसका कितना कार्यकाल था? तो 5 वर्ष रखा गया। और इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स जो थे प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, और उसके साथ फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेयर काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त हुए, जो कि 4 सदस्य हैं। 1 2 3 4, ये 4 सदस्य नियुक्त हुए। अब देखिए 100% गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंटी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल को क्या किया? बंगाल में जो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंटी है उसके सैनिक और असैनिक दोनों का शासन का अधिकार दे दिया गया था। तथा कुछ मामलों में क्या गया था? मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंटियों का अधीक्षण भी करना था। कुछ मामलों में मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जानते हैं, और बम्बई जो कि अब मुंबई के नाम से जानते हैं, उसका भी अधीक्षण करना था। किसको? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? तो बंगाल के। अब इसी वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बने, किस एक्ट के तहत बने थे? तो ये बने थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था? कलकत्ता में जो था 1774 में एक उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 में इसका प्रस्ताव आया था और 1774 में इस उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पहला जो उच्चतम न्यायालय था वो कहाँ स्थापना की गई थी? कलकत्ता में। और कब की गई थी? 1774 में की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो 3 अन्य न्यायाधीश के साथ, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ये भी ध्यान रखेंगे।
अगला देखते हैं, कंपनी के कर्मचारियों पर, कंपनी के जो कर्मचारियों था, वो कर्मचारी थे, उस पर क्या था, निजी व्यापार करने, कंपनी जो थी उसके कर्मचारी जो अब निजी व्यापार करते थे और भारतीयों से उपहार लेते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो स्टूडेंट, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको प्रतिबंध लगा दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब आते हैं, उसके बाद क्या आया 1773 के बाद 1784 में, 1784 में जो था वो कौन सा एक्ट आया था? 1784 में आया था, ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया था? 1784 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था, पी से पृथक कर दिया गया था, से पिट्स इंडिया एक्ट में पिट दिया गया था, इनके जो कार्य करते थे उसको पिट दिया गया। कंपनी के राजनीतिक कार्य अलग कर दिया गया, व्यापारिक कार्य दोनों को अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया है। कब कर दिया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इसी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही क्या किया गया, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए क्या किया गया, एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसके अंतर? 1784 जो थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1786 में इसमें क्या किया, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल कौन थे? पहला बंगाल के वारेन हेस्टिंग, उनको क्या किया कि विशेष परिस्थिति में क्या अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। अब देखिए 1786 के अधिनियम द्वारा, 1786 के अधिनियम द्वारा क्या की गई, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। तो 86 में गवर्नर जनरल जो है वो सेनापति की शक्तियां प्राप्त कर लिए। अब क्या हो गई, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। कौन कौन से अधिकार? 1786 में कौन कौन से अधिकार? कि गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति की शक्तियां और अपने विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त और लागू करने का अधिकार दिया गया। किसको, कौन प्राप्त किया? सर्वप्रथम ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। आगे देखिए, 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, अब 1700 खत्म हो गया, अब क्या हुआ, 1813 चार्टर एक्ट आ गया द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष कितने लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया है? तो 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। और साथ में भी आ सकता है कि किस अधिनियम के तहत? तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत। अगला है, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और यद्यपि चीन के साथ कंपनी का तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, अब 1813 के बाद 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 में, अभी 1800 हम लोगों ने पढ़ा था, 1773 में क्या किया गया था, 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब क्या किया गया था, 1833 में
बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये याद रखेंगे। 1773 से 1833 का है। तो 1833 में क्या किया गया था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको? बंगाल के गवर्नर को। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का क्या किया था, गवर्नर जनरल बना गया। अब इस चार्टर एक्ट के धारा 87 के अनुसार 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। इसी अधिनियम 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कौन सा धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म के और जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम की चार्टर एक 1833 के चार्टर में जब गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को, तो पहले कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे प्रथम गवर्नर जनरल बने थे पूरे भारत के। अगला पॉइंट देखते हैं। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। जितनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने व्यापार कार्य थे सारे समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उन्हें केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य को शामिल किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया और किसको? पहले सर्वप्रथम कानूनी सदस्य कौन थे? तो मैकाले थे, वो कानूनी सदस्य थे। अगला, इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तब जैसे हमने पढ़ा है, भी कौन सा एक्ट है? ये एक्ट है 1833। 1833 एक्ट के तहत क्या किया गया था अब कि सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त किया गया। 1833 के एक्ट के तहत क्या किया गया? योग्यता संबंधी मापदंड अपनाया गया और भेदभाव को समाप्त किया गया और मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इसको गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी प्राप्त किया। अगले देखते हैं 1853 के चार्टर द्वारा। 1853 के चार्टर में क्या हुआ था? विधायी शक्तियों को न्यायपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी 1853 के चार्टर में। 1853 में क्या किया गया था? जो विधायी शक्तियाँ थी उसको कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, भारतीय विधान परिषद यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो यहाँ तक 1853 जो था, 1853 के साथ ही कंपनी का जो था शासन समाप्त हुआ, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी को क्या किया गया है, उसको व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, सारे समाप्त कर दिए गए। 1853 के तक ही कंपनी के अंतर्गत भारत का जो था शासन चला था। तो अब इसके जितना हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग नोट्स पढ़े हैं उसके आधार पे जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सारे लिए गए हैं आपके घटना चक्र से। दो की पुराने भर्ती परीक्षाओं में इससे जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इसमें देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी PCS मेंस में 2010 में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? जैसे मैंने अभी पढ़ाया है कि कलकत्ता में किस अधिनियम में स्थापना का प्रावधान किया गया। तो
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। जी नहीं, 1833 भी नहीं होगा, चार्टर एक्ट 1813 भी नहीं होगा, 1784 पिट्स एक्ट भी नहीं होगा। ये रेगुलेटिंग एक्ट है जैसे बताया है। और ये कलकत्ता न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और कब स्थापना की गई? 1774 में स्थापना की गई, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखते हैं इसका डिफिनीशन देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया और सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम, वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करिए। ये कौन सा किस सन में पूछा गया क्वेश्चन है? ये पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री में 2003 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं सूची 1 कौन सा है? देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी? गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 के एक्ट के तहत, अभी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? तो यहाँ पे पहले कूट देखते हैं। कूट कौन कौन सा दिया है? यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जैसे बी का कूट है ए, तो बी का कूट ए है। यहाँ से यहीं से हम यहाँ से जान गए कि बी का कूट ए है, यानी कि बी में यहाँ पे ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। नियामक यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो थी वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और पिट्स भारत 1784 में क्या गई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत क्या हुई थी? इस इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई थी। और 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। बी 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है? 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 ए का होगा 2, ए का होगा 2, 1, 3 और 4। देखिए 3 और 4, 2, 1, 3 और 4। भारत नियंत्रण परिषद की स्थापना जो थी 1784 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत कार्य करने की अनुमति 1813 में दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किससे या किनसे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया है कि किससे और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो 1823 का तो कहीं नाम ही नहीं आया है। 1813 तो यानी कि ऑप्शन ए और 2, या ऑप्शन केवल बी, या केवल ऑप्शन 1, 2, 3, या ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ये पूछा गया है IAS का क्वेश्चन प्री 2018 में।
2018 में। तो यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में भी इसकी नींव पड़ी थी। तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद द्वारा ये सही है। तो अंग्रेजी शिक्षा की, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी तीनों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2, 3। अब देखते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया गया था? ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की प्रावधान किया गया 1813 के लिए। तो 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया और इसकी जिम्मेदारी के लिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए ग्रांट किया गया। और क्या गया? समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैडेविस बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो इसमें कितने सदस्य थे? 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और ये किस? लॉर्ड विलियम कैडेविस बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल थे। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करके भारत में अंग्रेजी में को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि H.D. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ये पूछा गया क्वेश्चन है UPRO ARO मेंस में 2017 में। किस अधिनियम के तहत? 1813 के अधिनियम के तहत, 1833 के, 1853 या 1873 अधिनियम के तहत। अभी जस्ट हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। तो इसका आंसर होगा 1813 चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। आइए इसका डिफिनेशन सुनते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकारी को समाप्त कर दिया 1813 के। और 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चार्टर एक्ट के तहत कौन कौन से है देखते हैं। चार्टर एक्ट कौन सा? 1813। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिपत्य को चीन का चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। यह भारत का राजस्व और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो कौन सा सही है इसमें देखते हैं। तो ऑप्शन ए दिया, ये IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। A 1 और 2 सही है, B 2 और 3 सही है, C 1 और 3 सही है, D 1 और 2 3 सही है। तो इसका होगा आंसर होगा A 1 और 2 सही है। तीसरा सही नहीं है। 1 और 2 किसने क्या किया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया था, जो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। और इसने कंपनी के अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। तीसरा जो था वो नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है A, केवल 1 और 2 सही है। आइए इसके डिफिनेशन सुनते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार का अधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार इसमें कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है,
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 1833, 1853, 1858 या 1861 अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें कहा गया किसी भी भारतीय या क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वर्षानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद या सेवा के अयोग्य घोषित नहीं किया माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा जो प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम समाप्त होता है। अगले वीडियो में पढ़ते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है उसको हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप टीजीटी तैयारी करते हैं तो टीजीटी पीजी स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि घटना चक्र से आपके लिए लाया गया है। घटना चक्र बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो घटना चक्र बच्चे स्टूडेंट जरूर से जरूर पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा।